अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 शवाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत माखल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे यासीन क़ुरआन का दिल है। जो बंदा इसे रज़ाए इलाही और आखिरत के लिए पढ़ता है वो बख्शा जाता है। तुम इसको अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। और अब सुर्खियां। भीगी हुई धान खरीदी जाए, हर मुतासरा किसान को मुआवजा अदा किया जाए। वज़ीर आला जगन की ओहदेदारों को हिदायत। ताड़ेपल्ली में अक़लियती कायदीन का इजलास, पार्टी को अक़लियतों में मजीद मुस्तहकम करने पर किया गया तबादिले ख्याल। दिल्ली में BRS के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह, KCR ने पार्टी परचमकुशाई अंजाम दी। जंतर मंतर पर रेसलरों का एहतजाज जारी, रेसलर्स ने पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस की जानिब से हरासानी का लगाया इल्जाम। और अब तफसील। रियासत में बारिश के बाद के हालात पर वज़ीर आला जगन ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसानों के साथ खड़े रहें और उन्हें बर वक्त मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाएं। जगन ने खास ताकीद की कि कोई भी मुतासरा किसान को मुआवजे से महरूम न किया जाए। बारिश के सबब किसानों की फसलों समेत दीगर नुकसानात की दही सेक्रेटरीट से तफसीलात हासिल की जाएं। रंग बदली हुई और भीगी हुई धान की खरीदारी करने के ओहदेदारों को हिदायत दी। एनुमरेशन के अख्ताम के बाद मुतासरा किसानों की फहरिस्त तनख्ही के लिए दही सेक्रेटरीट पर आवेज़ा करने की जगन ने हिदायत दी। वहीं वज़ीर आला जगन ने वज़ारत दाखिला के ओहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़ीर दाखिला टी वनीता ने भी शिरकत की। इस मौके पर जगन ने रियासत में मजीद दिशा पुलिस स्टेशन कायम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ताड़ेपल्ली में वायसर कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में अक़लियती कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा, पार्टी जनरल सेक्रेटरी S रामाकृष्ण रेड्डी और पार्टी के अक़लियती सदर कादर बाशा की क़ियादत में मुनक़िद हुए इस इजलास में मुसलमानों की फलाह के लिए अमल किए जा रहे इस्कीमात पर तबादिले ख्याल किया गया है। मुसलमानों में पार्टी को मजबूत करने से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात पर गौर किया गया। इस इजलास में हज कमेटी के चेयरमैन गौसुल आज़म के अलावा दीगर अज़ला के पार्टी सदूर के अलावा मुस्लिम मजहबी रहनुमा और मुस्लिम NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासत में एयरपोर्ट के क़याम से तेलुगुदेशम के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। रियासती वज़ीर बोसा सत्यनारायणा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाबू जो कुछ करते हैं सियासी मुफाद के लिए ही करते हैं। बोसा ने कहा कि किसानों से मुज़ाकिरात करने के बाद ही तहवील अराजी का अमल मुकम्मल किया गया है। बोसा ने सवाल किया कि साबिक़ में 12,000 एकड़ अराजी का क्या बाबू सर्वे नहीं कराया था। నిన్న జరిగిన ఆ పండగ అలాంటి ఆ వాతావరణాన్ని చూసి అక్కస్తో ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఒక కడుపు మంట అనే ఒక వాడుక భాషలో ఒక మంటతో ప్రతిపక్ష నాయకుడైన చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లేదు వాళ్ళకి ఒత్తాసు పలుకుతున్న మీడియా సంస్థలున్న ప్రధానంగా ఈనాడు పత్రిక కానీ మరి అక్కసిని నుంచి అయిన కార్యక్రమం అయిన అరగంట నుంచే వాళ్ళ తాలూకు అక్కసిని వాళ్ళు ప్రదర్శించడం జరిగింది. ఆలోచన చేసుకుంటే రామోజీ గారు ఆలోచన చేయండి, చంద్రబాబుని అడగండి. ఆ ఎయిర్పోర్ట్కి ఎన్ని ఎకరాలని మీరు భూసేకరణ కోసం పెట్టారు? 12,000 ఎకరాలని భూసేకరణ కావాలి అని చెప్పి మీరు అడగలేదా? 12,000 ఎకరాలకు వచ్చి మీరు ఆ ప్రాంతాలన్నీ సర్వే జరపలేదా? 12,000 ఎకరాలకు వచ్చి మీరు వచ్చి మీ అధికారులు మీ స్నేహితుడైన చంద్రబాబు నాయుడు అతని తాలూకా అధికారులు అందరూ ఆ రోజున్న వాళ్ళు వెళ్ళి సర్వేలు చేయలేదా? ఆ రోజు మేమందరం కలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కోరిన మీద ఎస్ అవును అది కాదు 12,000 ఎకరాలు అవసరం లేదు. చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ చూస్తే ఇది ఎంత ఉంది, అలాగే ఇంకో ఎయిర్పోర్ట్ చూస్తే ఇంత ఉంది, ఈ ఎయిర్పోర్ట్ల వరకు ఇన్ని ఎకరాలు అక్కర్లేదు, అవసరమైన 2-3 ఒక 1,000-2,000 ఎకరాలు ఉంటే సరిపోతుందని చెప్పి ఆ రోజు ఆయన పోరాటం చేశాడు. అది వాస్తవం. ఒకవేళ కాదు దౌర్జన్యంగా చేస్తే
నేను వచ్చిన తర్వాత మీకు అది ఆ భూమిని తిరిగిస్తారని చెప్పిన మాట వాస్తవం. ఆ రోజు చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పోరాటమే, ఆ రోజు మీ అందరం చేసిన ఆ పోరాటమే 2300 ఎకరాలకి దాన్ని కుదించడం అనేది వాస్తవం. ఇది కాదా? ఇది మీకు తెలియదా? भोगापुरम एयरपोर्ट के ताल्लुक से चंद्रबाबू नायडू के दावों को किसानों ने झूठा करार दिया। मकामी किसानों ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने एयरपोर्ट के लिए हुसूल अराजी के सिलसिले में मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा नहीं दिया, जबकि जगन हुकूमत ने मुतासरीन को भरपूर मुआवजा दिया और उनसे इंसाफ किया है। मुतासरीन ने कहा कि बाबू ने मुतासरीन के साथ धोखा किया। జరాయితీ రైతులు కూడా డిపార్ట్ రైతులు కూడా జరాయితీ రైతులు సమానంగా ఇమ్మని చెప్పి ఆ రోజు అడిగినప్పుడు కూడా ఆ ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆ రోజు గౌరవ హైకోర్టు వారిని ఆశ్రయించడం జరిగింది. హైకోర్టు వారు కూడా దాని మీద పూర్తి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. ఏదైతే జరాయితీతో సమానంగా కూడా డిపార్ట్ రైతులకు ఇవ్వమని చెప్పేసి ఆర్డర్ జడ్జిమెంట్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ జడ్జిమెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రైతుకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎటువంటి నష్టపరిహారం అంటే 12,50,000 తప్ప మిగతా ఏదైతే జరాయితీతో సమానంగా ఇమ్మని హైకోర్టు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు సుమారు 90 మంది రైతులు వెళ్ళారు. 90 మంది రైతులకు గాను 26 కోట్ల రూపాయలు పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. పేమెంట్ ఇవ్వకుండా శిలాఫలకం అనేది పెడితే ఆ రోజు రైతులందరూ కూడా మేము అబ్జెక్షన్ చేయడం జరిగింది. అబ్జెక్షన్ చేస్తే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళిపోయి అప్పటికప్పుడు 10 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వమని చెప్పి ఒక జీవో మాత్రం పాస్ చేశారు. ఎటువంటి నష్టపరిహారం కూడా ఇవ్వలేదు. అది ఏదైతే మరి ఎలక్షన్ స్టంట్గా మేము భావిస్తున్నాం. ఆ టైంలో ఎలక్షన్ రావడం, ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడున్నటువంటి కోర్టుకి వెళ్ళిన రైతులకే కాకుండా కోర్టుకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కూడా డిపార్ట్ ఎవరైతే అప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ మోసం చేసి మోసపూరిత మాటలు చెప్పి 12,50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుందో వాళ్ళందరికీ కూడా మిగతా డబ్బులు సుమారు 86 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ డిపార్ట్ రైతులందరినీ కూడా ఆదుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలా మాట్లాడడం చాలా దురదృష్టకర విషయం. तेलुगुदेशम दौर में हजारों करोड़ रुपए के स्कैम किए गए हैं, जिसके सबब लोकेश और बाबू का जेल जाना यकीनी है। एमएलए अनंत वेंकटरामी रेड्डी ने ये पेश कयासी की है। उन्होंने अनंतपुर के श्रीनिवास नगर में घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने रिमार्क किया कि अमरावती में इनसाइड ट्रेडिंग की गई, गरीबों के राजियात को तेलुगुदेशम कायदी ने कम कीमत में एंट लिया है। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। एपी में बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का एसीबी ने आगाज कर दिया है। जिसके पास भी आमदनी से ज्यादा असासिजात मौजूद हैं, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस जिम्मन में शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर 14400 दिया गया है। विजयवाड़ा दुर्गागुड़ी के सुप्रिंटेंडेंट नागेश और पट्टा सब रजिस्ट्रार रघुराव के मकानों में ओहदेदारों ने धावे किए। इसके अलावा कर्नूल महकमे कोऑपरेटिव के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुजाता को गिरफ्तार कर लिया गया है। करोड़ रुपये मालियत के गैर मुजाज असासिजात को ओहदेदारों ने जब्त कर लिया है। एपी में सनसनी फैलाने वाले किडनी रैकेट केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। ताज़ा तौर पर इस केस में मजीद 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। किडनी का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर राजशेखर और कलीदी मुलजिम वेंकटेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक किडनी रैकेट केस में गिरफ्तार होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने दिल्ली में भारत राष्ट्रीय समिति के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के बाद केसीआर मुख्तलिफ शहरों में इसे वसअत दे रहे हैं। दिल्ली में बीआरएस ऑफिस के इफ्तिताह के बाद वो अपोजिशन जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए केसीआर अपोजिशन जमातों के कायदीन से तबादिले ख्याल करके हिकमत अमली तय कर रहे हैं। खम्मम में पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से बीजेपी टीम मुलाकात करने वाली है। ईटेल राजेंद्र की क़यादत में शमूलियती कमेटी के अरकान कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, कोमटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी, रघुनंदन राव पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी में शामिल करने की दावत देने वाले हैं। दूसरी जानिब पी श्रीनिवास रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत को उनके हामी यकीनी करार दे रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी में खिलाफात मंजर-ए-आम पर आए हैं। बीजेपी के रियासती कायदीन के दरमियान राब्ते की कमी जाहिर हो गई। पोंगुलेटी के घर एटेला जाने की खबर से बंडी संजय ने लाइल्मी का इजहार किया है। बीजेपी कायदीन को हाईकमान की जानिब से मुत्तहिद होकर पेशरफ्त करने की तरगीब
के बावजूद भी हर कोई अपनी बढ़तरी दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। टीबीजेपी के ताज़ा बयान से रियासती बीजेपी में बहस छिड़ गई है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नक्स केटीआर आज वरंगल के दौरे पर है। केटीआर वरंगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर रहे हैं। रियासती वजीर यडबरी दियाकर राव ने बताया कि बीआरएस हुकूमत ने वरंगल शहर की तरक्की का जामा मंसूबा बनाया है। ఇలా ఐటీ రంగం సంబంధించినవి కూడా వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు వస్తున్నారు. అవి కూడా ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపనలు కూడా ఉన్నాయి. దాంతో పాటు వరంగల్ సిటీ అభివృద్ధి కూడా ఇక్కడ శంకుస్థాపనలు ఉన్నాయి. సైన్స్ పార్క్ కూడా ఓపెనింగ్ ఉన్నది. పార్టీ కార్యాలయం ఉన్నది. వరంగల్ పార్టీ కార్యాలయం కూడా శంకుస్థాపన ఉంటాయి. తర్వాత బహిరంగ సభ ఏందమ్మా నువ్వు ఇందేనా చేస్తున్నాం. వైకుంఠధామకు ఆదర్శంగా తయారు చేసాం. దాన్ని కూడా ప్రారంభం. माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बम से उड़ाने की इत्तला झूठी साबित हुई। टाटा कंसल्टेंसी के एक साबिक मुलाजिम ने फोन कॉल करके बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस के तहकीक के बाद इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके धमकी देने वाले टाटा कंसल्टेंसी के साबिक मुलाजिम की तलाश शुरू कर दी है। मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने मूसाराम बाग में बल्दी और आबरसानी के 11 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मूसाराम बाग का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मानसून से पहले नालों की सफाई, खुले नालों को बंद करने और नशीबी इलाकों में बारिश के पानी की निकासी की हिदायत दी। इस मौके पर बल्दी आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने इख्तिदार पर आने के बाद बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का मंशूर में वादा किया है, जिस पर बीजेपी कायदीन शदीद बरहम हो गए हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि इस तरह बात करना मजहब की बुनियाद पर अवाम को तकसीम करने के बराबर है। उन्होंने 40% बदउनवान हुकूमत की कांग्रेस के रिमार्क की मजम्मत की है। किशन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी अपना इख्तिदार बरकरार रखेगी। बिल्कुल ये बहुत गलत है। वोटों के लिए देश के जनता को रिलीजियस के नाम पर डिवाइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। ये आने वाला दिन में ऐसे निर्णय लेना कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत खतरा है। इसलिए मैं कर्नाटक जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसा पार्टी को नाकार करना चाहिए, ऐसा पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। आज बजरंग दल को बैन किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो भी होगा, कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से, बजरंग दल एंटी नेशनल है क्या? बजरंग दल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बजरंग दल कोई एंटी नेशनल, एंटी टेररिस्ट है नहीं है, फिर क्यों उसको बैन किया है? मैं पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए बजरंग दल के नाम पर और आम जनता को रिलीजियस के नाम पर अलग अलग करके सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में 45 सीटों पर तेलंगाना और आंध्रा के वोटर्स असरअंदाज हो सकते हैं। तेलुगु वोटर्स को लुभाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन कर्नाटक के असेंबली हलकों में मुहिम चला रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात में मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया। ప్రజలను మా సిద్ధాంతాల మీద, మా గత చరిత్ర మీద నమ్మకం మరోసారి కలిగిన తరం మారుతున్నది కదా, వాళ్ళకు తెలపాలి కదా. ఆ తెలిపే దాంట్లో మేము కృషి చేస్తున్నాం. గ్యారంటీ కార్డ్, ఎస్ విల్ డూ ఇట్, యూ ఎన్రోల్ ఇట్, యూ విల్ బి ది జడ్జ్, యూ విల్ సీ us. కెన్ ఎనీబడి డిడ్ ఇట్? కెన్ మోడీ సే వెదర్ హీ హెస్ గివెన్ 15 lakhs? కెన్ మోడీ ఓపెన్లీ సే 2 crores ఉద్యోగాలు? 89,000 ఉద్యోగాలకు దేశంలోని అన్ని పత్రికల మొదటి పేజీలలో ఇచ్చేశాడు. 2 కోట్లు సంవత్సరానికంటే 18 కోట్ల ఉద్యోగాల బదులు 89,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నట్టుగా ప్రచారం, ఎంత ప్రచారం చేశారు చెప్పండి? దేశంలో ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి? అన్ని పేపర్ల ఫ్రంట్ పేజీలలో ఏముంది? ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయింది? డబ్బు ఖర్చు కానివ్వండి, కానీ మీ ప్రచారం, మీ హామీ వర్సెస్ ప్రచారం మీరే చూడండి దయచేసి. యువర్ 4th pillar, యువర్ వన్ ఆఫ్ ది 4 pillars.
कर्नाटक में सहरुखी मुकाबला होगा और जेडीएस इसमें कामयाब होगी। ये दावा यादगिरी हलके से जेडीएस के उम्मीदवार मालकी रेड्डी ने किया है। मालकी रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक की आवाम बीजेपी के करप्शन की वजह से बदजन हो चुकी है और वो जेडीएस को अपना मुतबादिल समझती है। Triangular election between JDS, Congress and BJP. Triangular election. So, in which this time voter is, according to me, is preferring JDS because they are given many chances to Congress, and last time BJP MLA has not impressed with his work in personal relationship with voters as well as developmental works. So people are not happy with the sitting MLA. So the tide is in favor of JDS. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि वो एक उम्मीदवार की तायद कर रही है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बागलकोट के जिमखंडी में मजलिस की तायद में और तायदी उम्मीदवार सुशील कुमार की तायद में यात्रा की और इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रिवायती सियासत काम में आने वाली नहीं है। मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अवैसी ने अपील की है। हालात बदल चुके हैं और नए हालात को सामने रखकर अपनी आवाज को पहुंचाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। सेकुलरिज्म की हम कूली नहीं है, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। और बताओ इस पूरे कर्नाटका के इलेक्शन में हिजाब के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? क्यों बात नहीं हो रही है? तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं खाली, अरे क्यों भाई, तुम्हारे मुंह पे क्यों हिजाब पड़ गया? हम सर के हिजाब की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चियों की। अभी नहीं, 13 के बाद, 13 के बाद क्या होने वाला है? 13 के बाद तुम क्या करने वाले हैं? अब तो बोलो। हमारे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, अंबेडकर के दिए हुए संविधान में हमारा राइट है, राइट टू कल्चर है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है। मगर ये लोग बोलिए, ये बहुत पुराना डायलॉग है, हम हैं ना तुम नहीं है, अब हम हैं यहां पर खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला। रिजर्वेशन की बात आई तो अमित शाह पुकार पुकार के बोल रहे, कलेजा फाड़ फाड़ के बोल रहे, हम नहीं देंगे। अरे क्या आप अपने घर से दे रहे? जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रेसलरों के साथ दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की और खातून रेसलर्स पर हमला करने का बास पुलिस जवानों पर इल्जाम लगाया गया है। कल रात पुलिस और रेसलरों और आपके कायदीन के दरमियान झड़प हुई। रेसलरों ने इल्जाम लगाया कि धर्मेंद्र नामी पुलिस जवान जो नशे में धुत था, उसने खातून रेसलर से गाली गलौज की और मारपीट की। धरने पर बैठे रेसलरों को पलंग पहुंचाने की पुलिस मुखालिफ हालात कशीदा हो गए। दिल्ली में खवातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल को भी रेसलरों से मुलाकात से रोकने की कोशिश की गई। प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने दारू पीकर बदतमीजी करी, उनके साथ धक्कम धुक्का किया, उनको गालियां दी गई और इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं यहाँ पे रात में 12 बजे पहुंची। मैं लड़कियों से मिलना चाहती थी क्योंकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और मैं समझना चाहती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या मदद की जा सकती है। मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक और काउंसलर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे लड़कियों से मिलने नहीं दिया। मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे बड़ी बुरी तरीके से खदेड़ कर मुझे गाड़ी में बिठा के वो लोग जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गए। रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। तो मैं समझ नहीं पा रही कि दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी पर क्यों उतर रही है। बृजभूषण एक गुंडा है जिसकी जगह सीधी सीधी जेल है, उसको जेल से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज ये हाल कर रखा है कि ओलंपियन रेसलर सड़कों पे बैठी हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को पुलिस स्टेशन में डिटेन करा जा रहा है। मेरे को छाती पर धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए।
हाँ वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या कह रहे हो, मर जाएंगे इधर ही धरनास्थल पे। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाली कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं, मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने बीवी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर छिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया, उसको ऐसे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। भीगी हुई धान खरीदी जाए, हर मुतासरा किसान को मुआवजा अदा किया जाए, वजीर आला जगन के अहदेदारों को हिदायत। ताड़ेपल्ली में अक़लियती कायदीन का इजलास, पार्टी को अक़लियतों में मजीद मुस्तहकम करने पर किया गया तबादिले ख्याल। दिल्ली में BRS के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह, KCR ने पार्टी पर जमकुशाई अंजाम दी। जंतर मंतर पर रेसलरों का एहतजाज जारी, रेसलर्स ने पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस की जानिब से हरासानी का लगाया इल्जाम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।